तो आइए आप लोग हम लोग इसको बिल्कुल पूरी तरह से हिंदी ग्रामर को पूरा करेंगे, है ना, इसी चैनल पे। और आपको टोटल यानी कि एक सीक्वेंस वे में आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। पहले हम लोग काव्य बोध से चालू करेंगे, जो आपका पार्ट होता है, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th 12th, सभी के लिए हमने यूजफुल वीडियो, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। और इसमें यह भी बताया है कि कौन सा टॉपिक किस कक्षा में यानी क्लास में आने वाला है, 9th के लिए यूजफुल है या फिर 11th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, किसके लिए। हमने सभी का डिवाइड भी किया है और इसमें सीक्वेंस वाइज हम समझाया है ताकि आपको बिल्कुल भी एक भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपका यहाँ पे काव्य बोध का जो पार्ट होता है वो हमने 9th और 12th को ध्यान में रखते पूरा सिलेबस कवर किया है। ठीक है, देखिए इनमें आप लोगों को क्या आता है, ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। मुक्तक काव्य आ जाते हैं, प्रबंध काव्य आते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, और आपका संस्मरण जो होता है, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, रस, अलंकार, छंद, सत्य शक्ति और शब्द गुण। ठीक है ना, ये आपके 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस है, जिसमें आपको सभी हम डिवाइड भी करके दिखाएंगे आपको, लेकिन ये आपका ओवरऑल व्यू है। ठीक है, चलिए हम 9th की क्लास की बात कर ले, क्या क्या आने वाला है। बिल्कुल इसमें सभी क्लास वाले देखेंगे बच्चे, क्योंकि इसमें सभी में वही चीज़ें हैं, सिर्फ मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिश की। आपका जो नया ब्लूप्रिंट आया है और नया क्वेश्चन बैंक आया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, उसमें से मैंने पूरा सिलेबस देखा आप लोगों का और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 2 दिन में कंप्लीट किया। देखिए इसमें काव्य बोध क्लास 9th, ये आपका देख लेते हैं हम लोग। काव्य जो आता है वो काव्य की परिभाषा पूछी जाती है 9th में, भेद पूछा जाता है, भेद यानी प्रकार, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि इससे केवल क्वेश्चन ही आए, इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैंने सारे सिलेबस आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, जितने आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में जो आने वाले हैं, सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है ना, यानी इससे इतना आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। कोई ये सोचे कि हमारे में तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव पे भी देखिए, उसमें मिल जाएगा। रस आपसे पूछा गया है, परिभाषा, अंग, भेद, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत, शांत, विभत्स, वात्सल, ये रसों के डायरेक्ट क्वेश्चन आप में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं, और इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। अलंकार में क्या क्या देखा गया 9th में, परिभाषा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इसके प्रकार होते हैं अलंकार के, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, और इसके अंदर जब जाएंगे तो अनुप्रास, एमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और इनके उदाहरण डेफिनेशन के साथ। छंद में क्या क्या पूछा गया है, मात्रिक, वर्णिक, दोहा, चौपाई और इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, उदाहरण, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ये रहा 9th क्लास का। अब बात करते हैं 10th क्लास के, जो आपका काव्य बोध में जो आपका ये रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये आपका 10 नंबर का रहेगा, आप देख लीजिएगा ब्लूप्रिंट में। काव्य, काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, प्रबंध और खंड काव्य और महाकाव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और रेखा चित्र और रिपोर्टाज, इन पे थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, इनमें ये कहानी और उपन्यास अलग अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, बाकी आपके सेम हैं। शब्द गुण इसमें दे दिया गया अलग से, ओज, प्रसाद और मधुर गुण 3 होते हैं, तीनों पे जोड़ दिया गया। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन बने हैं, तीनों सब्जेक्टिव बनाए गए हैं। परिभाषा, रस की, अंग और भेद, शांत, वीर, हास, इन पे ज़्यादा जोर दिया गया है और बाकी से आपके ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, एग्जाम्पल, यानी कि आपको पूरा रस पढ़ना है। अलंकार में परिभाषा, वक्रोक्त, यमक, अतिशयोक्त और अन्योक्त उदाहरण से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, बाकी से आपके ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट पढ़ना अलंकार। छंद में से गीत का, हरगीत का, उल्लाला और रोला और दोहा, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया कि क्वेश्चन के लिए, बाकी पे क्या किया गया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, चलिए हम 11th की बात कर लेते हैं। सभी का लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए इसमें शब्द शक्ति पूछा गया है, अविधा, ये अविधा है, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, इन पे आपकी परिभाषा और इनसे क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो कहते हैं और ऑब्जेक्टिव इनसे बनाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन के लिए और प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होता है। ठीक है,
शब्द गुण देखिए, ओज, प्रसाद और मधुर पे, ये 3 प्रकार ही होते हैं। इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल क्वेश्चन में आए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिल्कुल जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन के लिए यूजफुल है। किसी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ जो बचते हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव में कर दिया गया है। अलंकार, परिभाषा, संदेह और भ्रांतिमान, अभिहुत और विरोधाभास, इन पे ज़्यादा जोर किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सभी को शामिल किया गया है। छंद, मंदकांतरा, कुंडली, कुंडलिया जो होती है हमारी, कवित्व और सवैया, धूर्मिल, ये हमारा जो छंद होते हैं और इनके एग्जाम्पल परिभाषा के साथ, ठीक है। 11th में आपके ज़्यादा जोर दिया गया, थोड़ा सा छंद हाई लेवल का है इसमें, और अलंकार भी थोड़ा सा इसमें हाई लेवल का है, और शब्द शक्ति इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है क्योंकि जो 10th में नहीं है। शब्द गुण है बट आपकी अब्दा शक्ति नहीं है, शब्द शक्ति, ठीक है। बिल्कुल ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इन पर आपको बिल्कुल भी जोर तो देना ही है, फोकस करना। क्लास 12th की बात करें, बहुत ही यूजफुल, शब्द शक्ति इसमें भी आपके दिया गया है, इसकी परिभाषा और उदाहरण और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। शब्द गुण, ओज, प्रसाद और मधुर, इसको नहीं छोड़ा गया है। रस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है। रस में लेकिन किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, श्रृंगार रस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, और आपके अंग और भेद और एग्जाम्पल, ये हमारे रिलेटेड सभी जो बच रहे हैं, हमारे 8 जो हमारे बच रहे हैं रस, उन पे ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। अलंकार, परिभाषा, विभावना, एमक अलंकार, श्लेष और श्रृंगार और विषयोक्ति, अन्योक्ति और ब्याज निंदा, ब्याज स्तुत, व्यतिरिक्त, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपके इनसे ऑब्जेक्टिव भी क्रिएट किए गए हैं। 3 से क्वेश्चन और एग्जाम्पल बहुत जरूरी, एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। छंद, रोला, छप्पय, मत्यंद, कुंडलिया, कवित्व, सवैया, धूर्मिल, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्टिव आपसे छंद से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, इससे परिभाषा, उसके टाइप्स सारे पे जोर दिया गया है, तो आपको सब पे ध्यान देना है। ये हमने आपको सिलेबस बताया, अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और सब लोग पूरे शुरू से पढ़ेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन, जितना इम्पोर्टेंट किसी क्लास के लिए क्वेश्चन होता है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पे तो फोकस करते हैं बट ऑब्जेक्टिव को हल्के में ले लेते हैं, जो नहीं बन पाते और गलत हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये चलिए हम लोग देखते हैं इसको और ध्यान से आप लोग समझेंगे पूरी तरह से। देखिए इसमें सबसे पहले आता है काव्य बोध में काव्य, ठीक है। काव्य बोध में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है काव्य, जो कि बिल्कुल शुरुआत है। इसकी डिफिनीशन सब में सभी क्लास में पूछा गया, चाहे वो 9th के हों, चाहे 10th के बच्चे हों, चाहे 11th के हों या 12th के हों, ठीक है। आपको सभी लोग बच्चे ध्यान देंगे। देखिए इसमें नाम लेकर के भी पूछ लेता है कि किसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 4 हमने कवियों के नाम लिया है जिन्होंने रस वो मतलब काव्य की परिभाषा अच्छे से दी है, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या कहता है काव्य की परिभाषा लिखो नॉर्मली, या फिर कभी कभी नाम ले लेता है कि किसके अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए पहला नंबर पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, बहुत ही फेमस कवि हैं जिनके बारे में डायरेक्ट नाम लिया जाता है कि इनके अकॉर्डिंग बताइए। इन्होंने क्या कहा था कि जो युक्ति यानी कथन होता है, जो युक्ति कथन हृदय में कोई भाव जगा दे, मतलब किसी भी प्रकार की भाव, या तो खुशी का हो या दुख का हो या फिर कैसा भी हो, या फिर हंसी का हो, है ना, मज़ेदार हो, कैसा भी हो, भाव जगा देना और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे। मतलब अगर वो हमारा खुशी वाली भाव जगा रहा है तो हम उस पर लीन हो जाए, खुद रियलाइज़ करने लगे, खुद एहसास करने लगे कि कितना अच्छा खुशी का माहौल है, ठीक है। इसको कहा जाता है लीन कर देना, वह काव्य है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको डायरेक्टली इनके नाम से याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए सेकंड नंबर पे आता है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ये विश्वनाथ है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये आपका ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसके अकॉर्डिंग कहा गया है, लेकिन डायरेक्ट परिभाषा में भी आता है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम मतलब कहने का इनका है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य, जिसमें कोई ना कोई रस होना चाहिए। रस का मतलब होता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का रस होना चाहिए, वो श्रृंगार से रिलेटेड हो या हास्य से रिलेटेड हो या वीर से हो या आपका भयानक से हो या किसी भी शांत से हो, वात्सल से हो, कोई भी रस आपके होने चाहिए। 10 में से कोई ना कोई रस होने चाहिए। 10 आपके रस होते हैं, 10 में से कोई ना कोई एक रस उसमें होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल चलिए देखते हैं थर्ड नंबर पे आचार्य जगन्नाथ के अनुसार। इनका नाम भी बहुत ज़्यादा है, इनके अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। मतलब कह रहा कि ऐसे धर्म,
ऐसे धर्म जो रमणी मतलब होते हैं, रमणी मतलब आनंद उत्पन्न करे या फिर रस कोई ना कोई, उसमें रमणी का मतलब होता है जो कोई किसी न किसी प्रकार का रस उत्पन्न करें आप। बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद ने कहा था, देखिए 4th नंबर पे है, इनके अनुसार क्या कहा गया है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। यानी कि आत्मा की जो संकलनात्मक अनुभूति है, यानी कि एक प्रकार का हमको अनुभव होना चाहिए, फील होना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई रस है। मतलब सबका कहना एक ही है बट वर्ड अलग अलग है, ठीक है, मकसद एक ही था सबका कहने का। तो आपको इनको इसी के अनुसार ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको हम दे देंगे चैनल इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉलो करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है, बिल्कुल। यह हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे भी इसकी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब काव्य की हमने डिफिनीशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं काव्य के भेद। क्या देखते हैं, काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये बिल्कुल सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। ये परिभाषा बिल्कुल आपकी क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं, जो कि नहीं मिले हैं आपकी परिभाषाएं या कुछ, तो वो ऑथेंटिक बुक से आपसे लिया गया, ठीक है, बिल्कुल। इसके भेद 2 प्रकार के होते हैं, वो है ना, या फिर आधार पर कह सकते हैं कि इसके भेद 2 आधार पर बांटे गए हैं। पहला आधार आपका स्वरूप के अनुसार, स्वरूप है ना, स्वरूप के आधार पर बनाए गए हैं। पहला है आपका दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य, दृश्य और श्रव्य, ठीक है। दूसरा आपका जो आधार है शैली के अनुसार, किसके अनुसार, शैली के अनुसार, जिसमें से आपका पहला है पद्य काव्य, दूसरा आपका किया गया है गद्य काव्य और तीसरा आपका चंपू काव्य। यानी कि स्वरूप के आधार पर देखा जाए काव्य 2 प्रकार के हुए और शैली के अनुसार देखा जाए तो पद्य काव्य और गद्य काव्य और चंपू काव्य दिए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग अब इनकी आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर उठाते हैं स्वरूप के अनुसार, दृश्य और श्रव्य काव्य के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए हमने डायग्राम बना रखा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस आप सुनते रहिए, वीडियो लास्ट तक देखना है। लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे, दोस्तों को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आगे यदि आप नए हैं तो, ठीक है, पुराने हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 1K फैमिली यूट्यूब पे हो चुकी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना, बिल्कुल। ये देखिए हम लोग काव्य देख लेते हैं। पहला होता है हमारा दृश्य, दूसरा होता है श्रव्य, ठीक है, या फिर श्रव्य पहला बोल दो या दूसरा दृश्य बोल दो, कोई भी को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। काव्य हमारे 2 प्रकार के स्वरूप के आधार पर, दृश्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। दृश्य काव्य जो होता है आपका, ये नाटक और एकांकी 2 ही होते हैं, केवल नाटक और एकांकी, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, एक नाटक और एक एकांकी, ठीक है, बिल्कुल। श्रव्य काव्य में हमारे 2 होते हैं टाइप्स, पहला हमारा हो गया प्रबंध काव्य, दूसरा हो गया हमारा मुक्तक काव्य हो गया, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें तो प्रबंध काव्य जो होता है हमारा वो भी 2 टाइप्स में बट गया है। पहला हमारा है महाकाव्य, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक है आपका, और बी नंबर आपका है खंड काव्य, यानी कि 2 में बांटा गया है, प्रबंध काव्य को बांटा गया, ठीक है, मुक्तक काव्य को नहीं। इसमें बॉन्डी प्रबंध हम इसको जब आगे समझाएंगे आपको एक एक करके डिफिनीशन हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, टोटल डिफिनीशन पढ़ेंगे और टोटल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बस आपको ये डायग्राम अभी एक माइंड में सेटअप कर लेना है ताकि आपको याद रहे कौन किसका टाइप्स है, कौन किसका डिवाइड है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले, ठीक है। महाकाव्य खंड का, मुक्तक काव्य में देख लेते हैं आपके 2 होते, पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक, 2 होते हैं आपके, इसमें भी पाठ्य मुक्तक और गे मुक्त। एक बार हम लोग देख लेते हैं। काव्य आपके 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य जो होता है केवल हम देख करके और पढ़ करके जिसका आनंद लेते हैं, ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे, वो नाटक और एकांकी होता है, ठीक है। श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध अब आपके बॉन्डिंग होती है जिसमें कि ये ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, वो महाकाव्य और खंड काव्य होता है। मुक्तक काव्य में आपका पाठ्य मुक्तक और गे मुक्त, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मुक्तक मुक्तक यानी मुक्तक के हैं, जिसमें नहीं लिखा है वो प्रबंध के हैं, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है नाटक और एकांकी है। आया समझ में, बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग उठाते आपका श्रव्य काव्य उठाते हैं, 2nd नंबर या 1st नंबर किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। श्रव्य काव्य देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते क्या होता है, ऐसे काव्य जिनका आनंद, ठीक है, ये आनंद है आपका, इसको समझ जाना है, ठीक है। ऐसे काव्य जिनका आनंद पढ़कर या सुनकर, या तो आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं, तो सुनकर लिया जाता है। जिसका आनंद यदि आप रस लेना चाहते हैं तो उसे पढ़ें या सुनकर लिया जाता है, उसे हम श्रव्य का ही नाम है सुनना।
तो हम सुन दो तरह से सकते हैं, या तो खुद पढ़े और सुनाई दे हमको, या फिर कोई दूसरा पढ़े तो उसको सुने। तो जब हम खुद पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसको पढ़कर बोलते हैं, और जब कोई सुनाता है उसको सुनकर, उन्हें श्रव्य काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें आपके बहुत सारे आते हैं। देखिए महाकाव्य भी इसी का टाइप्स था, खंड काव्य था, और मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, कहानी, उपन्यास, ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आपको सारे एग्जाम्पल याद कर लेने हैं आपको श्रव्य काव्य में। ठीक है, बिल्कुल इनको आपको सुनेंगे तभी मज़ा आता है। जैसे महाकाव्य वगैरह ये सारी चीज़ें, कहानी वगैरह देखिए सुनाते हैं लोग बाग, उपन्यास सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन करके या पढ़ करके। ठीक है ना, बिल्कुल इनको देख करके ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन इन पर ज़्यादा आता है। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं हम लोग श्रव्य काव्य की और डिटेल में चलते हैं। तो देखिए श्रव्य काव्य के भेद भी हमारे दो तरह के होते हैं, हमने अभी देखा था डायग्राम में। यस, पहला प्रबंध काव्य था, दूसरा हमारा मुक्तक काव्य था। अब हम लोग बात करते हैं प्रबंध काव्य को, उठा लेते हैं यहाँ से, एक एक करके सारे को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सभी पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना, अंत तक केवल सुनना है, समझना है और इसको नोट कर लेना है, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है। क्योंकि मान लीजिए पीडीएफ आपकी टाइम लग जाए 2-4 घंटे या फिर 1-2 दिन, क्योंकि उसको भी अपलोड करना पड़ता है, उसको है ना, टाइम लग सकता है, बट आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा और आप इसको रोक करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपको एक थॉट्स बन जाएगा माइंड में और सेटअप हो जाएगा, और आपका क्या है कि लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तरीका भी पता चल जाएगा। देखिए प्रबंध काव्य में देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। जैसे इसके नाम में लिखा हुआ, देखिए प्रबंध, प्रबंध मतलब बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया है, मतलब इसमें एक बॉन्डिंग होती है कि ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हिंदी के ग्रामर में। ठीक है, श्रव्य में जैसे लिखा हुआ था आपका, श्रव्य में लिखा था कि सुन करके। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए प्रबंध में, प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। मतलब इसमें जो भी कथा कही जाती है वो क्या होता है, घटना के एक विशेष क्रम पर आधारित होती है, जो कि काव्यात्मक रूप से ढंग से यानी कि वर्णन किया जाता है। काव्यात्मक का मतलब होता है इसमें आपके रस, अलंकार, छंद, इन पे बहुत सारे ध्यान दिए जाते हैं, और इनमें सर्ग होते हैं जिनमें कि आपके बहुत सारे उसमें भी बॉन्डिंग होती है कि आपके इतने ही होने चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जैसे हमने प्रबंध काव्य की अगर बात करें तो इसमें से एक रामचरितमानस अगर आप नाम लेते हैं तो प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य की परिभाषा लिखिए और एक एग्जाम्पल, तो आप रामचरितमानस लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं हम लोग प्रबंध काव्य। आप इसमें जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसको टोटल पढ़ेंगे। देखिए प्रबंध काव्य के आपके कितने हो गए, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य का नाम आपने सुना है, ये बहुत ही वेरी मोस्ट है, और आपका ये भी आपका वेरी मोस्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो महाकाव्य और खंड काव्य आपके 2 होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे महाकाव्य को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, महाकाव्य को, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए महाकाव्य को हम लोग थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है इसको, ये आपके आता है महाकाव्य किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, और इसका एग्जाम्पल या विशेषताएं दे देता है, या महाकाव्य खंड काव्य में अंतर दे देता है। तो हम लोग एक एक बारी इस पहले समझेंगे, उसके बाद इसके अंतर पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्रम से पढ़ते हैं ना, तो हमको ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं महाकाव्य क्या होता है। इसमें हाँ, आपके अगर आपने ये परिभाषा समझ लिया इसका मतलब, तो आपको विशेषता और अंतर कोई नहीं रोक सकता याद होने से। ठीक है, बिल्कुल। महाकाव्य में मानव के संपूर्ण, महाकाव्य में मानव के संपूर्ण जीवन का मतलब, अगर जिस आदमी के बारे में महाकाव्य लिखा जाता है उसका संपूर्ण जीवन का एक एक छोटी से छोटी कहानी, उससे जुड़ी घटनाएं और बड़ी से बड़ी जुड़ी घटनाएं, सभी का वर्णन किया जाता है। यानी जीवन का उद्देश्यपूर्ण चित्रण होता है, यानी कि इसमें पूरी तरह से चित्रित किया जाता है, पूरे पक्षों को बताया जाता है, उसके सारी घटनाओं को बताया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। महाकाव्य में ये पॉइंट नोट करने की बात है कि इसमें महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। किसमें बंधा होता है, सर्ग। सर्ग क्या होते हैं ये देखते हैं। सर्ग हमारे 8 होते हैं, 8 या 8 से अधिक। महाकाव्य में क्या होता है, मिनिमम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग का मतलब एक कवर, मतलब एक उसमें एक एवरेज होता है कि इतना ही होना चाहिए, इतने खंडों में होना चाहिए, इतने पेज में होना चाहिए, इतने आपके सेंटेंस में होने चाहिए, ये इसमें होता है ऐसा। ठीक है ना, तो सर्ग आपके क्या हुए कि उसमें कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो महाकाव्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना, वे क्या कहते हैं, वे ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस में से कोई एक रस यानी कि होता है।
कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है तो उसमें या तो श्रृंगार रस होता है, या वीर रस होता है, या फिर शांत रस होता है। इसमें से कोई ना कोई एक रस उसमें जरूर होता है, और अन्य रस गौण होते हैं। एक मेन रस होता है और बाकी रस जो होते हैं उसमें वो गौण मतलब हल्के फुल्के होते हैं, ज़्यादा उस पर हावी नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कथा ऐतिहासिक होती है, ऐतिहासिक मतलब वो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध होती है, इतिहास में अंकित होती है। ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया में वो प्रसिद्ध होती है। लोक प्रसिद्ध होती है, लोगों के मुंह में जुबान में होती है, उसे लोक प्रसिद्ध कहते हैं। महाकाव्य का जो नायक होता है, यानी कि जो उसमें मेन होता है, हीरो के रूप में होता है, वो धीरोदात्त, ये मतलब एक धीरज यानी कि एक साहसी आदमी होता है, और एक आपका कह सकते हैं कि धीर व्यक्ति यानी कि गंभीर व्यक्ति होता है। ठीक है, और आदर्श व्यक्ति होता है, मतलब वो सभी नियमों का पालन करता है, कभी उल्लंघन नहीं करता, सबको समझाता रहता है, मतलब एक अच्छा गुण वाला। तथा इसका उद्देश्य महान होता है, इसका उद्देश्य एक महान होता है, लोगों तक कुछ संदेश देना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, बिल्कुल। ये हमने देखा महाकाव्य। इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं कि सर्गों से बंधा होता है। इसमें 8 सर्ग कम से कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस मेन होता है, बाकी रस गौण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके अभी काम देगा आगे। चलिए, महाकाव्य के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखो, इसमें रामचरितमानस पहला है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था, ये पूछा जाता है आपसे। और महाभारत आपने देखा है, महाभारत ने लिखा था। ठीक है ना, बिल्कुल। और हमारा पद्मावत है जो हमारा, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था, बहुत ही फेमस रचना इनकी है। बिल्कुल। कामायनी जो हमारी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ये भी महाकाव्य है। साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। सभी में कम से कम 8 सर्ग हैं, और किसी में सब बहुत ज़्यादा भी सर्ग है, 8 से 10 हैं, 10 से 12 भी हैं, क्योंकि रामचरितमानस और महाभारत देखिए बहुत बड़े बड़े इसमें सर्ग होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी एक स्टोरी है। अब आप समझ गए होंगे महाकाव्य क्या होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसकी विशेषता की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके पूछा गया है कि महाकाव्य की परिभाषा, उदाहरण और एक विशेषता दीजिए। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं महाकाव्य की विशेषता। पहली विशेषता आपको ध्यान रखना है, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। तो इसमें 8 या इससे अधिक सर्ग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अधिक सर्ग होने चाहिए। ठीक है, महाकाव्य का नायक धीरोदत्त गुणों से युक्त होता है, मतलब उसमें सारे अच्छे गुण होंगे, एक आदर्श गुण होंगे उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल। इसमें शांत, वीर या श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती, बाकी गौड़ होते। अभी आपने परिभाषा में समझाया, वही सारी चीज़ें यहाँ डेफिनेशन में, अब वो फीचर्स में यानी कि विशेषता में दिया गया। ठीक है, 4th नंबर की बात करें तो महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त होती। अगर इनमें क्या होता है, ये सब चीज़ें धर्म के बारे में सिखाया जाता है, अर्थ के बारे में, काम के बारे में और मोक्ष के बारे में बताया जाता है, ताकि आपको मोक्ष, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सके अगर आप उनका पालन करते हैं। सही है ना। 5th नंबर आपका क्या है बताइए? इनमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। इसमें एक से ज़्यादा छंद होते, एक हो ही नहीं सकता, एक से ज़्यादा छंद होते हैं। ठीक है, अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा ही छंद होने चाहिए। अगर एक है या एक से कम है तो बिल्कुल वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना। चलिए हम लोग खंड काव्य की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? खंड काव्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं जाना है कहीं भी, अभी आप सुनते रहिए, सिर्फ सुनने से आपको याद हो जाएगा। और एक बार ये आप अगर इसको नोट कर लेंगे तो आपको आयोग की बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेगा। देखिए, खंड काव्य देखते हैं। खंड काव्य जो होता है आपका, एक सूत्र में बंधी एकल छंद वाली ऐसी रचना है जिनमें मानव जीवन के किसी एक खंड या पक्ष का चित्रण, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता ना, किसी एक मेन घटना ले ली जाएगी आपके जीवन से जो अच्छी हो और प्रसिद्ध हो। ठीक है, एक घटना ले ली जाएगी, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसमें एक सूत्र में बंधी होती एकल छंद, इसमें एक छंद होता है, कम से कम एक छंद होती है इसमें। ठीक है ना, ऐसी रचना है जिनमें मानव जीवन के किसी एक खंड, देखो एक पार्ट का लिया जाता है, किसी एक घटना, इसमें 8 सर्ग से कम होते हैं, यानी कि इसमें आपका 1 सर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 2 सर्ग भी बोल सकते हैं, 3 सर्ग, मतलब 8 से कम होने चाहिए, तभी आपकी ये खंड काव्य में आएगा। 8 से ज़्यादा होते हैं तो महाकाव्य होता है। सही है ना, बिल्कुल। 1 सर्ग होगा तब भी चल जाएगा, खंड काव्य में आ जाएगा। ठीक, खंड का मतलब ही होता है कि पार्ट, यानी महा मतलब बहुत बड़ा, खंड मतलब छोटा सा। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया आपका खंड काव्यों के नाम। क्या दिया है? खंड काव्य के नाम आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया, पंचवटी। क्या दिया गया है? पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। जयद्रथ वध,
ठीक है ना। इसी किसने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। सुदामा चरित, देखिए सुदामा चरित में केवल सुदामा के चरित्र के बारे में बताया गया था और उसमें थोड़ी बहुत कृष्ण के बारे में बताया गया था। मतलब सुदामा चरित में सुदामा के ही चरित्र चित्रण दिया गया है मेन टारगेट करके, ठीक है। मेन वही एक उन्हीं के चरित्र के बारे में पूरा बताया, बाकी और उनके पार्ट छोड़ दिए गए हैं। ये किसने लिखा था, नरोत्तम दास की रचना है, जो इसमें पढ़ेंगे तो अच्छी से समझ में आ जाएगा। मेघदूत कालिदास ने लिखा था, बहुत ही अच्छे कवि हैं, इन्होंने लिखा था मेघदूत, जो कि एक हमारी खंड काव्य में आता है। तुलसीदास ने लिखा, वो तुलसीदास, इसमें तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें तुलसीदास नाम की था उसमें, जो कि एक खंड काव्य है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके 5 एग्जाम्पल हो गए, आपके लगभग 1 से 2 आते हैं जो कि आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं खंड काव्य की, बहुत ही आसान है, आसान भाषा में हमने बना दिया है आपका, ठीक है। बिल्कुल, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन, कि एक घटना, यही तो आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। किसी एक घटना का वर्णन होता है और इनमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। क्या होता है, एक ही छंद का प्रयोग होता है, एक छंद, ठीक है। बिल्कुल, एक छंद, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है, जो पौराणिक हो या फिर ऐतिहासिक हो उसी पे आधारित होगी, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल चीज़ें होंगी, ठीक है। बिल्कुल। 4th नंबर, श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है, इसमें श्रृंगार और करुण रस प्रधान होता है, बाकी सब छोटी छोटी जो गौण होंगी, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है। क्या होता है उद्देश्य इनका, महान होता है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए हम लोग अब एक आपका फेमस क्वेश्चन आता है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा था, वह आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नंबर, महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन होता है, मतलब पूरी कहानियाँ होती, पूरी संपूर्ण घटना का, ये हमने देखा था। यहाँ भी देख लेते हैं, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। क्या होता है, एक घटना का वर्णन होता है, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ से कोई एक मेन घटना ले ली जाए, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी एक बहुत अच्छी घटना बताओ, तो आप एक जो सबसे अच्छा होता है जिसमें आपकी बड़ाई होती है उसमें आपको बता दिया जाता है, ऐसे ही इसमें होता है। खंड काव्य में एक ही पार्ट लिया जाता है। महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, इसमें कम से कम 1 सर्ग होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। इनमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि अनेक छंद होने चाहिए, बट एक छंद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। अगला हम लोग अंतर की बात करें, 3 हो गए हैं। आपके चौथे अंतर की बात करें तो आपका दिया गया यहाँ पे चौथा अंतर आपका है, इनमें शांत, वीर या श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, बाकी गौण होते हैं, हमने अभी आपको बताया था पीछे। श्रृंगार व करुण रस में की प्रधानता होती है, इसमें प्रायः यही देखने को मिलते हैं। इनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त होती है, इसमें उद्देश्य महान होता है, अभी हमने देखा पीछे। 6 नंबर पे महाकाव्य रामचरितमानस साकेत, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं सभी के, आपको जितने भी याद हों सभी एग्जाम्पल यहाँ पे भर देने हैं और इधर आपके इसके भर देने हैं खंड काव्य के। देखिए आपके एग्जाम्पल याद करने का यही फायदा है, अंतर में भी काम कर जाएगा। और डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप अंतर बना लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। बिल्कुल, ये हमने देखा महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। बिल्कुल, यानी कि हमने प्रबंध काव्य खत्म कर लिया है। जो हमने देखा था, किसमें देखा था हमने, श्रव्य काव्य में देखा था मैंने। श्रव्य काव्य में आपका 2 थे, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुक्तक काव्य की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, मुक्तक काव्य की बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है बट बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है। तो इसलिए हम लोग अगर मुक्तक काव्य देख लेंगे हम लोग, बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दृश्य काव्य की, ठीक है। दृश्य काव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके सारे पहलुओं को देखेंगे और सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे, आपको कोई भी समझने में आसानी होगी। डायग्राम के द्वारा भी बताया जाएगा, सभी के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपका ये PDF मिल जाएगा और इसमें जो बात आती है, ये हमने सिलेबस आपको बता ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है आपको कि ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ लगा रखा है, यहाँ पे ये आपके इसमें सोल्यूशन PDF और फुल एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल,
10th और 12th और 9th 11th सभी की वीडियो PDF सभी की अपलोड होती रहती है। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल, जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। ये हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं बिल्कुल। इसी वेबसाइट, ये आपको हमने बताया था कि यहाँ पे PDF आपकी अपलोड की जाएगी। ये आपकी वेबसाइट है, आप इसको गूगल में सर्च करेंगे, केवल कितना लिखना है, skmathslaw.blogspot.com, आपका हमारा डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट में चले जाएंगे। वहाँ पे आपको ढूंढेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या भी पेज है हमारा SK कोचिंग क्लासेस, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ कोर्स चलता है हमारे इंस्टीट्यूट में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे हैं सभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज चलाई जाती हैं, ठीक है बिल्कुल। तो थैंक यू सभी का वॉच करने के लिए। जो बच्चे अभी तक देखे हैं वो सीरियसली होंगे, है ना, हिंदी को लेकर, और उनका टारगेट होगा 100 में 100 लाने का, मैं जानता हूँ। और जिनका होता है टारगेट लगभग 30 से 40 पास हो जाए, केवल हम चले गए होंगे, मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।